हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज बैठे बैठे अचानक एक थॉट आया कि एक सीपीसी का एक टॉपिक है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। तो उस पर एक वीडियो बनाया जाए। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वे कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जब कोई कोर्ट किसी प्लेंट को रिजेक्ट कर सकती है। तो हम ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी का जब रीड करेंगे तो ऑर्डर 7 रूल 11 में क्लॉज ई से लेकर के इफ तक उन प्रोविजंस को बताया गया है जिसमें कोर्ट किसी प्लेंट को रिजेक्ट कर सकती है। तो आइए जानते हैं वो कौन कौन से प्रोविजंस हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लॉज ए। तो क्लॉज ए बात करती है नॉट डिस्क्लोजर कॉज ऑफ एक्शन। जब हम कोई प्लेंट इंस्टीट्यूट करते हैं और उस प्लेंट के प्लीडिंग्स को एग्जामिन करने के बाद कोर्ट को ऐसा लगता है कि इसमें कहीं भी कॉज ऑफ एक्शंस डिस्क्लोज नहीं हो रहा है, तो कोर्ट प्लेंट को रिजेक्ट कर सकती है। अब यहाँ पे बात आती है कि कॉज ऑफ एक्शंस क्या है। तो सामान्य तौर पर हम यदि बात करें तो कॉज ऑफ एक्शंस का अर्थ है कि जब हम कोई प्लेंट इंस्टीट्यूट करते हैं, अर्थात प्लेंट जिसके द्वारा इंस्टीट्यूट किया गया है उसके क्या राइट्स थे, उसके किस राइट्स का वायलेशन हुआ है और उसकी क्या रिमेडी है, उसने रिमेडी क्या मांगा है। तो यदि प्लेंट को एग्जामिन करने के बाद कोर्ट को ऐसा लगता है कि प्लेंट के प्लीडिंग्स में कहीं भी ऐसे फैक्ट्स या तथ्य का उल्लेख नहीं है जिससे पता चलता है कि प्लेंटिफ का क्या अधिकार थे, उसके किस राइट्स का वायलेशन हुआ है, उसने क्या रिमेडी डिमांड की है, अर्थात कॉज ऑफ एक्शंस डिस्क्लोज नहीं हो रहा है, तो कोर्ट प्लेंट को नॉन डिस्क्लोजर ऑफ कॉज ऑफ एक्शंस के ग्राउंड पे प्लेंट को रिजेक्ट कर सकती है। अभी यहाँ पे छोटी सी एक बात गौर करने वाली है कि जब आप क्लॉज ए पढ़ेंगे तो उसमें दो चीज़ की बात की गई है, नॉन डिस्क्लोजर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन एंड नॉन प्रूविंग ऑफ कॉज ऑफ एक्शन। तो नॉन प्रूविंग ऑफ कॉज ऑफ एक्शन की बात तब आती है जब हमारा प्लेंट एडमिट हो जाता है, तो कोर्ट प्लेंटिफ्स को कॉज ऑफ एक्शंस प्रूव करने के लिए बोलती है और प्लेंटिफ जो भी एविडेंसेस है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जो भी विटनेसेस हैं, उसके थ्रू जो भी कॉज ऑफ एक्शंस अराइज हुए हैं उसको प्रूव करने को कोशिश करता है। और कॉज ऑफ एक्शंस को यदि प्रूव नहीं कर पाता है तो कोर्ट प्लेंट को नॉन प्रूविंग ऑफ कॉज ऑफ एक्शंस के ग्राउंड पे भी रिजेक्ट कर देती है। लेकिन इनिशियल स्टेज में यदि कॉज ऑफ एक्शंस डिस्क्लोज ना हो रहा हो, कोर्ट को ऐसा लगता है तो वो इनिशियल स्टेज पे ही प्लेंट को नॉन डिस्क्लोजर ऑफ कॉज ऑफ एक्शंस के ग्राउंड पे प्लेंट को रिजेक्ट कर देगी। अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या नॉन डिस्क्लोजर कॉज ऑफ एक्शंस के ग्राउंड पे जो प्लेंट रिजेक्ट हुई है, क्या हम इसके अगेंस्ट सब्सिक्वेंट प्लेंट फाइल कर सकते हैं? तो आंसर है यस, बिल्कुल कर सकते हैं। क्योंकि जिस ग्राउंड पे कोर्ट ने प्लेंट को रिजेक्ट किया है वो टेक्निकल ग्राउंड पे कोर्ट ने रिजेक्ट किया है, ना कि मेरिट के ग्राउंड पे किया है। यदि जब कोई प्लेंट मेरिट के ग्राउंड पे डिसाइड होता है तो वहाँ पे रेस जुडिकटा एप्लीकेबल हो जाता है और सब्सिक्वेंट प्लेंट हम फाइल नहीं कर सकते हैं।
लेकिन यहाँ पे जो प्लेंट है वो टेक्निकल ग्राउंड पे रिजेक्ट हुआ है, तो हम सब्सिक्वेंट प्लेंट फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा क्लॉज ए जो डील करता है नॉट डिस्क्लोजर कॉज ऑफ एक्शन। अब हम क्लॉज बी की बात करते हैं। क्लॉज बी बात करता है जो प्लेंट है वो अंडर वैल्यूएशन है, मीन्स कि प्लेंट में जो भी प्लीडिंग्स हैं, जो भी फैक्ट्स हैं, उसको पढ़ने के बाद कोर्ट को ऐसा लगता है कि प्लेंट की वैल्यूएशन 6 लाख की है, मगर प्लेंटिफ ने जानबूझकर इसकी वैल्यूएशन 3 लाख प्लेंट में बताई है। तो कोर्ट ऐसे कंडीशंस में प्लेंटिफ को वैल्यूएशंस करेक्ट करने के लिए मिनिमम 7 डेज का टाइम देती है, और उस 7 डेज के अंदर यदि प्लेंटिफ जो अंडर वैल्यूएशन है उसको करेक्ट नहीं कर पाता है, तो फिर क्या होगा। तो क्लॉज बी को दोस्तों हमेशा आप सीपीसी के सेक्शन 148 के साथ पढ़ें। सेक्शन 148 डील करता है इनलार्जमेंट ऑफ टाइम फिक्स बाय कोर्ट। जब कोर्ट कोई ऐसा टाइम फिक्स करता है और उस ड्यूरेशंस में हम वो जो भी आदेश है उसका हम पालन नहीं कर पाते हैं, तो उस टाइम पीरियड को एक्सटेंड करने के लिए जो प्रोविजंस है वो सेक्शन 148 ऑफ सीपीसी में बताई गई है। तो 148 इनलार्जमेंट ऑफ टाइम फिक्स बाय ए कोर्ट की बात करता है, ना कि सीपीसी के द्वारा फिक्स की हुई टाइम पीरियड की बात करता है। तो जब उसके आप लैंग्वेज पढ़ेंगे सेक्शन 148 की, तो उसमें बात की गई है कि व्हेन एवर अ पीरियड फिक्स बाय अ कोर्ट दैट कोर्ट इज embarked टू एक्सटेंड दैट पीरियड, मीन्स कि आप यहाँ पे एज ए मैटर ऑफ राइट एक्सटेंशन ऑफ टाइम नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आपका ये कोर्ट का डिस्क्रिशन है। कोर्ट अपनी जुडिशियल माइंड अप्लाई करेगी और कोर्ट सेटिस्फाइड हो जाती है कि हाँ आपके जो रीजंस थे वो वैलिड रीजन है, तो कोर्ट सेक्शन 148 के अंतर्गत आपको मैक्सिमम 30 डेज का टाइम ग्रांट कर सकती है। अब हम बात करते हैं कि यदि हम 30 डेज के अंदर भी प्लेंटिफ जो प्लेंट अंडर वैल्यूएशन है उसको करेक्ट नहीं कर पाता है, तो क्या 30 डेज से ज़्यादा का भी टाइम उसे दिया जा सकता है। सीपीसी में क्या कोई ऐसा प्रोविज़न है। तो इसके लिए दोस्तों आप लोग एक लीडिंग केस है सैलमन एडवोकेट बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2005 सुप्रीम कोर्ट। तो इस केस को आप रीड करें, इसमें आपको बहुत चीज़ सीखने और समझने को मिलेगी। तो ये रहा क्लॉज बी की बात दोस्तों। अब हम बात करते हैं क्लॉज सी। जो क्लॉज सी बात करती है वो है डिफिशियंसी ऑफ स्टाम्प, मतलब इनसफिशिएंट स्टाम्प है। जब आप प्लेंट इंस्टीट्यूट करते हैं तो उसमें स्टाम्प आपने प्रॉपर नहीं लगाए हैं, तो उस बेस पे भी कोर्ट आपके प्लेंट को रिजेक्ट कर सकती है। तो दोस्तों जब आप क्लॉज सी पढ़ें तो सेक्शन 149 ऑफ सीपीसी ज़रूर पढ़ें, जिसमें यह प्रोविज़न है कि कोर्ट को यदि ऐसा लगता है कि ड्यू टू दिस सर्कमस्टांसेस या कोर्ट सेट को आप सेटिस्फाइड कर देते हैं कि इस वजह से हमने स्टाम्प कोर्ट स्टाम्प या स्टाम्प
या कोर्ट फी प्रॉपर नहीं लगाया है, तो कोर्ट आपको सेक्शन 149 में यह आदेश दे सकती है कि आप लेटर ऑन आप कोर्ट फीस लगा देंगे या जमा कर देंगे। बट दोस्तों यहाँ पे कोर्ट जब ये ऑर्डर पास करेगी कि यू कैन सबमिट स्टाम्प एट लेटर स्टेज, तो यहाँ पे ये ध्यान रखेगी कि जो वो ऑर्डर पास करेगी उसका इम्प्लीकेशंस क्या है, वेदर दिस ऑर्डर विल प्रमोट जस्टिस और डिफीट जस्टिस। कोर्ट इस बात को जरूर ध्यान रखेगी। अब हम बात करते हैं दोस्तों क्लॉज डी। तो क्लॉज डी बात करता है बार्ड बाय लॉ। तो जब हम कोई प्लेंट इंस्टीट्यूट करते हैं और कोर्ट को ऐसा लगता है कि वो किसी लॉ के द्वारा बार्ड है, तो उस स्थिति में भी कोर्ट प्लेंट को रिजेक्ट कर सकता है। अब बार्ड बाय लॉ क्या है? तो उदाहरण के तौर पर यदि किसी सेम कॉज ऑफ एक्शंस पे कोई मैटर डिसाइड हो गया है, तो उस पर हम एक फ्रेश सूट या प्लेंट फाइल नहीं कर सकते हैं। यदि हम वो कोई फ्रेश सूट या प्लेंट फाइल करते हैं तो वो रेस जुडिकेटा से बार्ड है। हाँ, यदि कोई मैटर डिसाइड हो गया है तो उसके अगेंस्ट हम अपील में जा सकते हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट हम कोई फ्रेश प्लेंट नहीं फाइल कर सकते हैं, वो रेस जुडिकेटा से बार्ड है। या कोई ऐसा प्लेंट जो अंडर लिमिटेशन नहीं है, ओवर लिमिटेशन है, तो बार्ड बाय लॉ के सिचुएशन में भी कोर्ट किसी प्लेंट को रिजेक्ट कर सकती है। अब दोस्तों हम बात करते हैं क्लॉज ई। तो जब क्लॉज ई की बात करते हैं तो क्लॉज ई बात करता है कि जब हम कोई प्लेंट इंस्टीट्यूट करते हैं तो उसके साथ हमें डुप्लीकेट कॉपी भी सबमिट करनी होती है। तो दोस्तों जब आप क्लॉज ई पढ़ें तो सेक्शन 26 ऑफ CPC ज़रूर पढ़ें। उसमें ऑर्डर 4 रूल 1 और 2 में प्रोसेस ऑफ प्लेंट की बात की गई है। तो जब हम कोई सब्सिक्वेंट डुप्लीकेट कॉपी जब प्लेंट की हम ड्यूरिंग द इंस्टीट्यूशन ऑफ प्लेंट नहीं लगाते हैं, तो उस ग्राउंड पे भी कोर्ट प्लेंट को रिजेक्ट कर देती है। अब हम बात करते हैं लास्ट क्लॉज, जो F क्लॉज है, वो डील करती है नॉन कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर 7 रूल 9। तो दोस्तों अब ऑर्डर 7 रूल 9 क्या है? तो ऑर्डर 7 रूल 9 में यह प्रोविज़न है कि जब हम कोई कोर्ट में कोई प्लेंट इंस्टीट्यूट करते हैं और उसमें जितने भी डिफेंडेंट हैं, सपोज 4, 5, 6, 7, 8 जितने भी डिफेंडेंट हैं, तो प्लेंट एडमिट होने के बाद कोर्ट हमें 7 डेज़ का टाइम देती है। उस 7 डेज़ के अंदर जितने भी डिफेंडेंट हैं उतने हमें प्लेंट की कॉपी और साथ में प्रोसेस फी, चूँकि कोर्ट जब समन्स इशू करेगी डिफेंडेंट के नाम पे, तो उसके जो फ़ी होंगे वो प्लेंटिफ से ही कोर्ट वसूलती है, अर्थात वो प्लेंटिफ को ही जमा करना होता है, जिसे हम प्रोसेस फ़ी के रूप में भी जानते हैं, या प्रोसेस फ़ी के रूप में जाना जाता है। तो ड्यूरिंग द इंस्टीट्यूशन ऑफ प्लेंट ऑर्डर 7 रूल 9 का कंप्लायंस होना ज़रूरी है। यदि ऑर्डर 7 रूल 9 का कंप्लायंस नहीं हो रहा है तो इस ग्राउंड पे भी कोर्ट किसी प्लेंट को रिजेक्ट कर सकती है। दोस्तों कैसा लगा वीडियो? उम्मीद है कि ये वीडियो आपको कुछ जानकारी देगी। थैंक यू।